Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा SGPGI RML एग्जाम के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस हम यहाँ पे MCQ सेशन रखेंगे जिसके अंदर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्ड MCQs मिलेंगे। साथ में जो टॉपिक्स में सोल्व करवाऊंगा वो टॉपिक्स आप सभी की जो है अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ कमी है तो उनमें आपको क्या करना है, सुधार करना है, ठीक है। साथ में जो भी बच्चे जो है, जो भी स्टूडेंट जो है नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ESIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनके लिए भी जो क्लासेज है इम्पोर्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला MCQ है अपना। नर्स परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए मेल क्लाइंट विथ गाउट ऑफ द ग्रेटर टॉय। नर्स यहाँ पे क्या कर रही है, फिजिकल असेसमेंट कर रही है एक मेल क्लाइंट जिसको क्या हुआ है, गाउट हुआ है, ठीक है। उसके ग्रेटर टॉय का असेसमेंट कर रही है। नर्स शुड असेस फॉर एडिशनल टॉफी यूरेट डिपॉजिट ऑन द। अब यहाँ पे जो ग्रेटर टॉय के अंदर तो होता है टॉफी का यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलता है, उसमें किसका, यूरेट का, ठीक है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन मिलता है। बट एडिशनल और कहाँ पे जो है टॉफी बन सकता है बॉडी में, बटक्स, ईयर्स, फेस और एब्डोमेन। तो गाउट की कंडीशन है, आपसे पूछा गया है कि एडिशनली जो है नर्स और कहाँ पे किस लोकेशन को असेस करेगी टॉफी के लिए। क्या होता है गाउट और उसमें टॉफी कैसे बनती है, मोस्ट कॉमन ग्रेटर टॉफी क्यों बनती है, ठीक है। तो टोटली सब चीज़ें पता होगी तभी अपन क्या कर पाएंगे, अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, गाउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, ठीक है, साथ में उसका डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन। अब ये जो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा कहाँ पे, आंसर अगेन क्या रहेगा, जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। बॉडी के जो जॉइंट्स है उनमें यहाँ पे यूरिक एसिड के अंदर यहाँ पे जाके एक्यूमुलेशन होगा। फिर इन जॉइंट्स का क्या होगा, जॉइंट्स में क्या होगा, यहाँ पे पेन होगा, साथ में इन्फ्लामेशन होगा। अब देखिए, ऐसे तो यूरिक एसिड कैसे बनेगा आपकी बॉडी में, ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस भी होते रहते हैं। तो देखिए होता क्या है, तो बॉडी में हम क्या करते हैं, डाइट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और सेल के डेक्सट्रक्शन से भी और क्या होता है, बॉडी में क्या रिलीज होता है, जैसे जैसे पिरामिडिन बन गए, ठीक है, और जैसे प्यूरिन बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यूरिन एंड पिरामिडिन ये कैसे कंटेन, ये कैसे प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। और यही क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं किसके लिए, यूरिक एसिड के लिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ यूरिक एसिड। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जब गाउट होता है तो उसमें जो है प्यूरिन रिच डाइट जो है उसमें अवॉइड करनी है, क्योंकि प्यूरिन वगैरह का इन्हीं का आगे जाके मेटाबॉलिज्म होकर एंड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यूरिक एसिड आपके पास में बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं गाउट इज ए टाइप ऑफ आर्थराइटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इन जॉइंट मोनोसोडियम यूरेट का क्या हो जाता है यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, जॉइंट के पास में, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में। अब अगर यहाँ पर ये अनट्रीटेड रहता है पेशेंट, ठीक है, तो ये जो मोनोसोडियम यूरेट की जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, अब अगर ये टाइमली इसको जो है ट्रीट नहीं किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टॉफी के अंदर। और ये जो है मोस्ट कॉमन कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रेटर टो के अंदर। अब ग्रेटर टो में क्यों मिला, ऐसा क्या है ग्रेटर टो के अंदर, और भी बॉडी की साइड पे जाके ये जो है डिपॉजिट हो सकता है, बट ग्रेटर टो हो गया और अपना इस एक ऑप्शन, एक आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ईयर।
ठीक है। तो ईयर्स के ऊपर ग्रेटर टो के ऊपर क्या बन जाता है, टॉफी बन जाता है। अब इनका रीजन क्या है, इनका रीजन यही है कि ये कैसी है, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर या फिर ये जो स्ट्रक्चर्स है इनमें क्या रहता है, ब्लड फ्लो जो है वो लीस्ट एक्टिव रहता है। ठीक है, लीस्ट एक्टिव ब्लड फ्लो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आके जो है क्रिस्टलाइजेशन होता रहता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता रहता है, जिसकी वजह से एयर में भी यहाँ पे हो सकता है सेकेंडरी, और सबसे पहले प्राइमरी में कहाँ पे होगा, ग्रेटर टो के अंदर। सो टॉफी क्या है, अगर आपसे टॉफी के बारे में पूछ ले, ठीक है, डेफिनेशन दे दे, फिर बाद में ऑप्शंस में आपको मिले, तो देखिए टॉफी इज ए डिपोजिशन ऑफ, या फिर कहें सबक्यूटेनियस डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट दैट फ्रॉम नोड्यूल्स। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, नोड्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हाइपर यूरेसीमिया की वजह से यहाँ पे जो है टॉफी बनता है। तो जिन पेशेंट में हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन होती है उनके अंदर भी जो है टॉफी जो है देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बटक्स हाईली वेस्कुलर होता है, फेस हाईली वेस्कुलर है, ईयर एब्डोमेन जो है हाईली वेस्कुलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी यहाँ पे जो है करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, कॉज की अगर हम बात करें तो कॉज में एक डाइट यहाँ पे मोस्ट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉज माना जाता है कि डाइट में कौन सा, अगर कोई पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है वो रेड मीट को ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, शेल फिश को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कंजप्शन में कर रहा है। अब इनसे क्या होता है, एक तो ये पहले से क्या है, प्यूरिन रिच डाइट है। ठीक है, इनसे क्या होगा, प्यूरिन बनेगा। ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कैंसर ट्रीटमेंट। तो जब कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप एक सिंड्रोम पढ़ते हो, क्या, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब इस ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, यहाँ से एक बार एमसीक्यू बना हुआ है। एक तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हाइपर यूरेसीमिया, सेकंड यहाँ पे देखने को मिलेगा हाइपर कैलेमिया, थर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा हाइपर फोस्फेटेमिया, एंड फोर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, हाइपोकैल्सीमिया। तीन यहाँ पे क्या लेवल बढ़ रहे हैं बॉडी में, और एक का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए एमसीक्यू बना गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, या फिर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके आपको पूछ लेंगे तो वहाँ पे आंसर क्या रहेगा, हाइपर कैल्सीमिया करके वो दे देंगे। वहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता है, क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। ये एमसीक्यू जो है पूछा जा चुका है, एम्स का एग्जाम है ये। ठीक है, तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में जो है क्या होता है, कौन सा जो है प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया होता है नहीं होता है, तो इस प्रकार के एमसीक्यू पूछ सकता है। इसके अलावा एक और सिंड्रोम होता है जिसे अपन कहेंगे लिस-न्यान सिंड्रोम। तो इसके अंदर भी जो है आपको टॉफी जो है बन सकता है यहाँ पे। इसके अलावा देखो एक एक 2 घंटे का आराम से टॉपिक है, बाकी अपन जो है अपनी क्लासेज के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो एमसीक्यू पूछ सकता है आपको, वो पूछता है इसके ट्रीटमेंट से, कि क्या क्या इसको ट्रीटमेंट के अंदर काम में लेंगे। तो देखिए ट्रीटमेंट के अंदर काम में लेने का जो आपको है, सबसे पहले कोल्चिसिन। ठीक है, इसके अलावा एक ड्रग और देंगे जो कौन सी होती है, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के अंदर एलोप्यूरिनोल। ठीक है, एलोप्यूरिनोल आता है। दूसरा, अगर एलोप्यूरिनोल आजकल ऑप्शन में नहीं मिलता है, क्या मिलता है, फेबुक्सॉक्सेट। ये दोनों ड्रग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा डाइट वगैरह उसके अकॉर्डिंग ही देना, जिसमें जो है प्यूरिन वगैरह क्या हो, एकदम कम मिले। ठीक है, थियाजा डायरेटिक्स नहीं लेनी है आपको, एस्पिरिन नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आफ्टर ए लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव्ड द मेल क्लाइंट शुड। ठीक है, अगर यहाँ पे एक लॉन्ग लेग कास्ट यहाँ पे जब हम रिमूव करते हैं तो मेल क्लाइंट को क्या होता है या फिर क्या करना चाहिए।
क्लीन्स द लेग बाय स्क्रबिंग विथ ए ब्रिस्क मोशन, ठीक है, उसको अपने लेग को क्या करना है, क्लीन करना है स्क्रबिंग के साथ में, ब्रिस्क मोशन के साथ में। पुट लेग थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस डेली, रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट और स्टिफनेस टू द फिजिशियन, एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या आंसर रहेगा? जब यहाँ पे एक लॉन्ग लेग कास्ट को रिमूव करेंगे तो मेल क्लाइंट को क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो देखिए बेस्ट आंसर अपना जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब यहाँ पे एक लेग कास्ट को रिमूव करेंगे तो वो किससे प्रिवेंट करेगा? वो प्रिवेंट करेगा किससे? एडिमा से। हो सकता है उसके अंदर जो डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिले आफ्टर रिमूवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? बस कुछ नहीं करना है, उसको हम कहेंगे कि आप जब आप लंबे टाइम तक जो है अगर आप सीटिंग करते हो तो आपको क्या करना है? लेग्स को जो है एलिवेट करके रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्लीन द लेग बाय स्क्रबिंग विद ए ब्रिस्क मोशन। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ब्रिस्क मोशन के साथ में क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस कंडीशन में स्किन जो है यहाँ पे काफ़ी फ्रेजाइल हो सकती है। तो क्या करना है, केवल यहाँ पे जो है वेट क्लॉथ से जो आप यहाँ पे इसको क्लीन कर सकते हैं स्किन को। पुट लेग्स थ्रो फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस डेली। तो देखिए, तो लेग एक्सरसाइज जो है यहाँ पे डेली करनी है, बट यहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन का अभी यहाँ पे जो है यूज में नहीं लेना है। ठीक है, अभी जो है बोन को पूरी तरीके से प्रॉपर और अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे मसल्स को और इसी तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड होने के बाद में हम क्या करवाएंगे? फुल रेंज ऑफ मोशन करवा सकते हैं। रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट और स्टिफनेस टू द फिजिशियन। तो देखिए, आफ्टर कास्ट क्या होता है? पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, पैर में थोड़ा स्टिफनेस भी लगेगा, क्योंकि लंबे टाइम से एक ही पोजीशन में रहा था पैर। तो इसके लिए जो है यहाँ पे डिस्कम्फर्ट का यहाँ पे जो कॉमन फाइंडिंग है, स्टिफनेस भी यहाँ पे कॉमन फाइंडिंग है। तो इसके लिए जो यहाँ पे फिजिशियन को रिपोर्ट करने का नीड यहाँ पे नहीं है। केवल और केवल क्या करना है आपको? एलिवेट करके रखना है लेग को, उसको हमें क्या करना है? एजुकेट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से हमारा जो ऑफिशियल ऐप है वो आपको जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पर हमारी जो लॉन्च कर दी गई है क्या? टेस्ट सीरीज, इसके रिगार्डिंग एसजीपीजीआई और आरएमएल एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, जो लखनऊ स्पेशल जो आरएमएल एग्जाम है होने वाला है वो यहाँ पे हमने लॉन्च कर दी गई। टोटल उसमें जो है 120 टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, डेली एग्जाम पैटर्न सीरीज रहेगी, मतलब डेली यहाँ पे टेस्ट पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे भी जो इसको एनरोल कर सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया, तो आपको उसका एक ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो रैंकिंग है वो एक्चुअल रैंकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो खूब सारे बच्चे क्या जब एनरोल करते हैं तो सब लोग एग्जाम देते हैं, तो आपको उसके अंदर जो आपका रियल रैंकिंग है वो पता लगता है। ठीक है, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथ में हमने क्या किया, टोटल अच्छे से रैशनल दिए हैं हर एक एमसीक्यू के। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। इसी के अलावा और कुछ यहाँ पे जानकारी लेनी हो हमारी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, जो है आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 24/7। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे आंसर किया जाएगा। सपोर्टिव नंबर है अपने 9588567774। ठीक है, आप आंसर कीजिए एकदम फ्री माइंडेड रह के। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। Nurse would recognize that the demonstration of crutch walking with tripod gait was understood when the client placed weight on that। ठीक है, नर्स यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि उसने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है क्रच वॉकिंग के ऊपर, ठीक है, ट्राईपोड से, ठीक है, तो वो भी क्या है, क्लाइंट अंडरस्टूड हो चुका है। अगर जब क्लाइंट जो है अपना वेट प्लेस करता है, ठीक है, कहाँ पे? पाम्स ऑफ द हैंड एंड एक्सिलरी रीजन पे, पाम्स ऑफ द हैंड पे, एक्सिलरी रीजन पे, या फिर फीट विच आर सेट अपार्ट। क्या आंसर रहेगा? ठीक है, जब क्रच वॉकिंग करेंगे और जब वो ट्राइपॉड गेट का जब यूज में ले रहा है तो वो ऐसा क्या फंक्शन करेगा, ऐसा किस प्रकार से अपने वेट को यहाँ पे प्लेस करेगा जिससे नर्स को ये रिकॉग्नाइजेशन होगा कि उसने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है पेशेंट को वो अच्छे से वो अंडरस्टूड है। पाम ऑफ द हैंड एंड एक्सिलरी रीजन के ऊपर प्रेशर डालेगा, वेट पुट ऑन करेगा, पाम ऑफ द हैंड पे, एक्सिलरी रीजन पे, फीट विच आर सेट अपार्ट।
तो देखिए, अगर यहाँ पे वेट का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, या फिर जहाँ पे वेट जो है यहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे नहीं लगा, तो जब क्रच वॉकिंग के अंदर एक पालसी होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रच पालसी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, बाइलेटरल ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। ये जो होने का चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेट को डिस्प्लेस नहीं किया गया। आंसर अपना क्या रहेगा, पाम ऑफ द हैंड। ठीक है, अगर वो आपसे पूछा क्या गया है कि वॉज अंडरस्टूड, पेशेंट अंडरस्टूड है, अगर अपना वेट को कहाँ प्लेस करता है तो अपने पाम ऑफ द हैंड पे अगर वो वेट को प्लेस करेगा, तो इससे जो है यहाँ पे क्रच वॉकिंग से होने वाली जो पालसी है उसको ये क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पालसी होती है इसमें कौन सी नर्व जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, आंसर क्या रहेगा आपका, रेडियल नर्व। इसी के सिमिलर एक और कंडीशन होती है सैटरडे नाइट पालसी। उसमें भी क्या होता है, रेडियल नर्व में क्या होता है, प्रेशर लगता है। ठीक है, तो देखो पाम ऑफ द हैंड का अगर यूज करेंगे तो प्रॉपर पेशेंट को एजुकेट करना है कि इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो एक्जिला है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे आपको रेडियल नर्व पालसी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसकी जब पालसी होती है रेडियल नर्व की, तो क्या आपको साइन सिम्टम देखने को मिलता है, आंसर क्या रहेगा, रिस्ट ड्रॉप। नेक्स्ट देखिए, एक और पालसी होती है जिसे अपन बोलते हैं अल्नर नर्व इंजरी। तो अल्नर नर्व इंजरी में क्या होता है, क्लो हैंड। नेक्स्ट देखिए, मीडियन नर्व इंजरी। मीडियन नर्व इंजरी में क्या होता है, हैंड ऑफ बेनेडिक्टेशन। ठीक है, इन तीनों की आप इमेज देख लेना आराम से, आपको जो है इमेज देख के और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपना टॉपिक नहीं है, बट इसके सिमिलर एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो है इसको समझा दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, नर्स जोस विथ rheumatoid arthritis state the only time I am without pain is when I lie in bed perfectly still। वो ये स्टेट कर रहा है, वो ऐसे बता रहा है कि केवल उसी टाइम पे उसको पेन फील नहीं होता है जब वो जो है बेड पे जो है परफेक्टली लाई करता है आराम से। ड्यूरिंग द कन्वल्जेंट स्टेज द नर्स इन चार्ज विथ मैंगजोस शुड एनकरेज। अब इसकी जो कन्वल्जेंट स्टेज रहती है तो नर्स इंचार्ज जो है वो इस पेशेंट को क्या करने के लिए इंकरेज करेंगे। ठीक है, तो मैंगजोस विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक पेशेंट है जिसका नाम क्या है, मैंगजोस। तो अभी जो है नर्स ड्यूरिंग कन्वल्जेंट स्टेज, ठीक है, इस आर्थराइटिस की जो स्टेज है कौन सी, कन्वल्जेंट स्टेज, यहाँ पर वो उसको ऐसा क्या करने के लिए इंकरेज करेगी, active joint flexion and extension, continue immobility until pain subside, range of motion exercise twice daily, flexion exercise 3 times daily। तो देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी कंडीशन है जो कि कैसी होती है, सिस्टेमिक। सेकंड, ये क्रॉनिक कंडीशन है। थर्ड वन कैसी होती है, ऑटो इम्यून। इसमें क्या होता है, जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है। वो भी कौन से जॉइंट, आंसर क्या रहेगा, साइनोवियम जॉइंट स्पेशली। इसमें जो पेशेंट के जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या मिलता है आपको, वार्मनेस मिलती है और पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा साथ में, रेडनेस भी मिलती है जॉइंट के अंदर। और क्या मिलेगा, स्टिफनेस।
नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ माल फॉर्मेशंस भी होते हैं। तो तीन माल फॉर्मेशन अपन इस कंडीशन में पढ़ते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। फर्स्ट वन इज अल्नर डेविएशन। सेकंड हम इसमें पढ़ते हैं बॉटनरी डिफॉर्मिटी। एंड थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे क्या, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। तो ये तीनों तरह के माल फॉर्मेशन है जो इनमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थ साइड में इसकी इमेज देके पूछ लिया जाता है, बट यहाँ आपको एस जी विजय में ESIC में इमेज या इसकी नहीं मिलेगा। सीधा सा पूछा जाएगा अल्नर डेविएशन क्या होता है, बॉटनरी डिफॉर्मिटी किसमें होती है, क्या होती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी किसमें होती है, क्या होती है, ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसको अगर आपको डायग्नोसिस करवाना है तो हम क्या देखते हैं, RF फैक्टर को। ठीक है, RF फैक्टर हम यहाँ पे असेस करते हैं पेशेंट में। और हम क्या असेस करते हैं, इस कंडीशन में जो है पेशेंट की ESR जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी देखने को मिलती है, और CRP भी जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलती है। तो ये हो गया इसके डायग्नोसिस के बाद। मेडिकेशन क्या दोगे, एक तो देखो पेन हो रहा है पेशेंट को, तो क्या दे दोगे, यहाँ पे NSAID हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पेशेंट में। ठीक है, बट ये कैसे देंगे हम, शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में हम NSAID नहीं देंगे, केवल और केवल किस में देंगे, शॉर्ट टर्म पीरियड में। नेक्स्ट, या फिर जो सबसे बेस्ट ड्रग मानी जाती है वो कौन सी होती है, DMARD कैटेगरी वाली। क्या होती है DMARD, तो देखिए फुल फॉर्म सबसे पहले इसका क्या रहता है, इसका फुल फॉर्म डिजीज डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इसे हम कहते हैं। ठीक है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। अब ये किस क्या करती है, फंक्शन कैसा रखती है अपना ये, सो इट इनहिबिट द इम्यून रेस्पॉन्स। क्योंकि मैंने आपको समझाया ये क्या है, ऑटो इम्यून है, तो ये क्या करती है, इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करती है, इनहिबिट करती है। अब इन इम्यून रेस्पॉन्स में कौन कौन आता है आपका, तो देखो एक तो मोनोसाइट को इनहिबिट करती है फंक्शंस को, ताकि जॉइंट इन्फ्लामेशन ना हो। दूसरा T&B लिम्फोसाइट को क्या करती है, ये इनहिबिट करती है। ठीक है, तो इससे होने वाले इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करती है, ये इनहिबिट करवाने का काम करती है। अब देखिए T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट से क्या समझेंगे अपन, तो इससे हम समझेंगे ये क्या करती है, जब ऑटोइम्यून होता है तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है, स्पेशली टी लिम्फोसाइट, तो जो टी सेल है वो क्या करेगी, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। अब जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। आंसर क्या रहेगा, रैंक रिसेप्टर। तो ये क्या करता है, फिर साथ में इसको टी टी सेल से साथ में मिलकर क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट रैंक रिसेप्टर को, फिर उसके बाद में जो है बोन रिजॉर्प्शन करवा देता है ये। इसलिए जो है यहाँ पे ड्रग काम में दी जाती है। अब कौन कौन सी ड्रग होती है DMRD के अंदर, वो भी देख लीजिए। मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एंड लेफ्लुनोमाइड। ये जो ड्रग है यहाँ पे कॉमनली यूज में ली जाती है किसमें, DMARD वाली कंडीशन में। तो काफ़ी एकदम हॉलमार्क ट्रीटमेंट के अंदर काम में आती है ये। इन्हें हम कहते हैं क्या, हॉलमार्क ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट। फंक्शन क्या है इसका, मैंने आपको समझा ही दिया है। क्या फंक्शन है, इनहिबिट करती है इम्यून रेस्पॉन्स को मोनोसाइट और T&B लिम्फोसाइट के। नेक्स्ट देखिए, इसी ड्रग से मेथोट्रेक्सेट से एक और MCQ निकलेगा आपका। देखो एक दूसरी चीज़ों को जो है इंटरलिंक करना आना चाहिए। तो देखो मेथोट्रेक्सेट से एक MCQ और निकलेगा कि मेथोट्रेक्सेट को हमेशा साथ में किसके देना है आपको, फॉलिक एसिड के। तो हम लिख सकते हैं गिवन विथ
फॉलिक एसिड किसके लिए? फॉर डिक्रीज इट्स साइड इफेक्ट। तो मेथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या देंगे? साथ में इसके फॉलिक एसिड प्रोवाइड करेंगे। तो साइड इफेक्ट में क्या क्या करता है ये? बोन मेरो के ऊपर क्या करेगा? बोन मेरो सप्रेशन करेगा। जीआईटी पे क्या करेगा? नोजियो, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट कोज करेगा। इसके अलावा हेयर्स पे क्या करेगा? एलोपेशिया कोज करेगा। यूरिक एसिड पे क्या करेगा? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम करवा सकता है। सीरम यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। तो गाउट के अंदर इसको देनी है नहीं देनी है? नहीं देनी है बिल्कुल। तो देखो ऐसे ही एमसीक्यू जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यही एमसीक्यूज अपने सराउंडिंग में रहते हैं, ठीक है। किताबों में सब में ये ऐसे एमसीक्यू जी है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है सब कुछ, ठीक है। तो अपने सिलेबस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारा जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ऐसा कुछ जो है अलग हम नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। इसके अलावा ये क्या कोच करता है ये, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट क्या कोच करता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए लिख लीजिए, अगर साथ में आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो नोट डाउन करते जाइएगा जो जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। तो मेथोट्रेक्सेट से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो सेपरेशन, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ये सब होता है। इसलिए इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या देंगे साथ में? इसके फोलिक एसिड को। तो इस एमसीक्यू का देखिए अपना आंसर क्या रहेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये क्या कोच करता है, ये कोच करता है क्या? स्टिफनेस। स्टिफनेस कब कोच होता है? कन्वर्जेंट स्टेज के अंदर। तो इस स्टेज को लिए अपन जो नर्स उसको क्या समझाएगा, किसके लिए एनकरेज करेगा? तो नर्स यहाँ पे एनकरेज करेगी कि आपको क्या करना है? एक्टिव जॉइंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाना है, जिससे आपको क्या नहीं होगा? स्टिफनेस नहीं होगा, जिससे आगे क्या नहीं होगा? फिर पेन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए स्टिफनेस को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? एक्टिव जॉइंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करना है। एक्टिव एक्सरसाइजेज करवानी है पेशेंट को, ठीक है। एबडक्शन करना है, एडक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है, फ्लेक्शन करना है, ठीक है। मोबिलाइजेशन करवाना है ताकि जो स्टिफनेस कम हो और पेन कम हो। तो एक्सरसाइज यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर। तो ये रहा आपका टॉपिक क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाहर मोस्टली नहीं जाना चाहिए, और भी अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, बट वो अपन जो है अपनी रूटीन क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। जो क्लासेस कहाँ मिलेगी आपको? हमारे ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए मेल क्लाइंट हैज अंडरगोन स्पाइनल सर्जरी द नर्स शुड। एक मेल क्लाइंट है जो अभी किस में जा रहा है? स्पाइनल सर्जरी के लिए। अभी नर्स को क्या करना होगा? ऑब्जर्व द क्लाइंट्स बोवेल मूवमेंट एंड वॉइडिंग पैटर्न, log roll the client to prone position, assess the client's feet for sensation and circulation, encourage client to drink plenty of fluids। तो देखिए एक मेल क्लाइंट है जिसको क्या हुआ है? स्पाइनल सर्जरी से अभी जस्ट वहाँ पे अपने पास में आया है। तो अभी नर्स क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी क्लाइंट के बोवल मूवमेंट को, वॉइडिंग पैटर्न को, लॉग रोल टेक्निक को यूज में लेगी प्रोन पोजिशन करवाने के लिए, असेस करेगी क्लाइंट के फीट सेंसेशन को, या फिर एनकरेज क्लाइंट टू ड्रिंक पेलेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो देखो यहाँ पे पेलेंटी ऑफ फ्लूइड्स का नीड नहीं है, बोवल मूवमेंट वॉइडिंग पैटर्न का भी नीड नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्या रहेगी? असेस द क्लाइंट्स फीट फॉर सेंसेशन एंड सर्कुलेशन। मस्ट है ये। अगर ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होगा नहीं तो हमें क्या करना होगा? जो भी फिजिशियन है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसको जो है इमीडिएटली जो है आपको रेस्पॉन्स करना है, उसको बताना है। इसके अलावा सेंसेशन देखने के लिए क्या करोगे? हैंड्स एंड आर्म्स को जो है अपन यहाँ पे प्लेसमेंट करके देखेंगे कि हाँ भाई उसको जो है सेंसेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे असेस करना है। एडिमा को असेस कर सकते हैं। और अगर सेंसेशन नहीं आ रहा है तो ये क्या सजेस्ट करेगा? स्पाइनल कोड एडिमा होना या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। जो किससे होगा? यहाँ पे सर्जरी की वजह से, या फिर मोटार नर्व रूट में कोई डैमेज हो गया है उसकी वजह से। क्योंकि सेंसेशन वगैरह तब आएंगे जब उसका मोटार और सेंसरी वगैरह प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा नहीं करेगा। तो सेंसरी इंपेयरमेंट को पता लगाएंगे, मोटार इंपेयरमेंट के लिए पता लगाएंगे क्लाइंट का। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या रहेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, Marina with acute renal failure moves into the diuretic phase after 1 week of therapy। एक मरीना है जो उसको क्या हुआ है? एक्यूट रिनल फेलियर हुआ है, और अभी वो जो है कौन सी फेज में है? डायूरेटिक फेज के अंदर है आफ्टर 1 week ऑफ थेरेपी। ड्यूरिंग दिस फेज द क्लाइंट मस्ट बी असेस्ड फॉर साइन ऑफ डेवलपिंग।
अभी इस फेज के अंदर क्लाइंट को जो है क्या असेस करना है, कौन से साइन को यहाँ पे डेवलप हो सकता है, तो डाययूरेटिक फेज के साइन आपको बताने हैं यहाँ पे। हाइपोवोलेमिया होगा, रीनल फेलियर होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, या फिर हाइपरकैलेमिया होगा यहाँ पे। तो देखिए, जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो जो है रिवर्सिबल रीनल फेलियर होता है, ठीक है। वापस उसको हम जो है रिवर्स कर सकते हैं, ठीक हो सकता है पेशेंट कम्प्लीटली। तो इसकी जो है मेजरली 4 फेजेस होती है इस प्रॉब्लम को यहाँ पे अपियर होके कंप्लीट रिकवरी तक के लिए। कौन कौन सी फेज होती है? फर्स्ट वन जो फेज होती है वो होती है इनिशिएशन फेज। सेकंड फेज यहाँ पे जो देखने को मिलती है वो है ओलिगोयूरिक फेज। थर्ड यहाँ पे जो फेज होगी वो है डाईयूरेटिक फेज। एंड फोर्थ जो यहाँ पे फेज होगी वो है रिकवरी फेज। अभी जो पेशेंट किसमें है? डायूरेटिक फेज में है आपके। तो डायूरेटिक फेज में क्या होता है, तो किडनी जो है यहाँ पर स्टार्ट करती है किसके, अपने रिकवर को। और यहाँ पे क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से एक्सेसिव क्लाइंट को क्या लगता है, यूरिनेशन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्लाइंट किस में रह सकता है, यूरिनेशन कितना हो सकता है यहाँ पे, तो डेली जो है 4 to 5 लीटर जो है क्लाइंट यहाँ पे यूरिन पास आउट करता है। इसकी वजह से क्लाइंट में क्या डेवलप हो सकता है, हाइपोवोलेमिया। तो इस यहाँ पर क्या होगा, डायूरेसिस फेज के अंदर क्या होगा, जो यहाँ पे ओलिगोयूरिक फेज के अंदर बॉडी के अंदर यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा था, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा था, ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, डायूरेटिक फेज जो भी यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन था, जितना भी फ्लूइड था बॉडी के अंदर रिटर्न हो रहा था, वो यहाँ पे किडनी वापस से फंक्शन स्टार्ट करती है, अपना रिकवरी की तरफ वापस आगे बढ़ती है। तो एक्सेस जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको बाहर निकालने का कोशिश करती है। तो वो क्या करेगी, 3 to 5 लीटर या 4 to 5 लीटर जो है पर डे जो है यूरिन पास आउट करेगी। बॉडी किस में जाएगी, हाइपोवोलेमिया में जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपको क्या करना है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, दूसरा फ्लूइड रिप्लेसमेंट आपको जो है स्टार्ट कर देना है। तो कितने टाइम ड्यूरेशन चलेगी डायरेक्टिक फेज, तो 1 to 2 वीक्स के अराउंड जो है ये जो फेज यहाँ पे कंटिन्यू रहती है पेशेंट में। नेक्स्ट देखिए, इनिशिएशन फेज में क्या होता है, बिगिंस विद मिनिमल जो फंक्शंस यहाँ पे जो है अल्ट्रेशन होना शुरू होता है। ओलिगोयूरिक फेज यहाँ पे डेवलप होना शुरू होती है। ओलिगोयूरिक फेज में क्या होता है, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 300 ml से 400 ml पर डे तक चला जाता है। मतलब काफ़ी कम यहाँ पे यूरिन जो है बाहर निकाल पाता है पेशेंट। और ये यहाँ पे कितने दिनों तक चलती है, तो 1 to 3 वीक तक ये स्टेज कंटिन्यू रहती है। इसके साथ ही बॉडी में क्या बढ़ेगा, यूरिया, क्रिएटिनिन, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड वगैरह सारे जो है बॉडी में पोटेशियम वगैरह इन सब का लेवल जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डायरेटिक फेज मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद में रिकवरी फेज में जो है ट्यूबुलर फंक्शंस यहाँ पे किडनी की जो रेनल ट्यूबल्स वगैरह उनके फंक्शन यहाँ पे अच्छे से स्टोर हो जाएंगे। और जो डायलिसिस फंक्शन है वो वापस से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो नॉर्मल यूरिन फ्लो है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन रीनल फेलियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया जो यहाँ पे इतना प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया और यहाँ पे नहीं होगा, किसमें होगा, ओलिगोयूरिया फेज में हो सकता है, ठीक है। थर्ड फेज डायूरेटिक फेज में, रिकवरी फेज में हाइपरकैलेमिया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यहाँ पे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। हाइपोवोलेमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक्सेस वो क्लाइंट क्या करता है, यूरिनेशन कोज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, nurse obtains a specimen of clear nasal drainage from a client with a head injury. Which of the following tests differentiate mucus from cerebrospinal fluid? क्या हुआ, क्लाइंट को हेड इंजरी हुआ, उसमें ईयर ड्रेनेज देखने को मिलता है, नेजल ड्रेनेज देखने को मिलता है, ठीक है। हेलो रिंग टेस्ट वगैरह हम यहाँ पे सब असेस करते हैं कि सीएसएफ है या क्या है वो देखने के लिए। चलिए वो बात अपनी अलग है। अभी क्या हुआ, आपने असेस कलेक्ट तो कर लिया है, ऑब्टेन कर लिया है स्पेसिमेन को, बट क्या है, इस पे भी स्पेसिमेन के साथ में क्या है, नेजल ड्रेनेज, तो वहाँ पे जो है म्यूकस भी प्रेजेंट रहेगा फॉर श्योर। तो अभी जो है ऐसा कौन सा टेस्ट है वो डिफ्रेंशिएट करेगा म्यूकस को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, प्रोटीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्लूकोज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो देखिए यहाँ पे हम किसका पता लगाएंगे, ग्लूकोज का। तो कौन सा टेस्ट कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे एसेस करेंगे। तो कितना ग्लूकोज रहता है आपके CSF के अंदर 100 ml के अंदर, तो देखिए 52 80 mg/dl जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 80 mg/dl नहीं करके मैं यहाँ पे कहूँगा पर 100 ml CSF के अंदर, ठीक है। तो 52 50 to 80 mg यहाँ पे जो है CSF के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज देखने को मिलता है, नॉर्मल है। तो ये यहाँ पे ग्लूकोज को असेसमेंट करेंगे, नॉर्मल म्यूकस में ग्लूकोज नहीं मिलेगा आपको। अगर वहाँ पे CSF है तो वहाँ पे जो है फिर आपको नेजल ड्रेनेज में ग्लूकोज मिल गया आपको, तो वो क्या है, CSF की वजह से वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कितना होता है अपने पास में, 52 सॉरी 50 to 80 mg/dl। नेक्स्ट MCQ। बाकी प्रोटीन स्पेसिफिक ग्रेविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे असेस नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको दिया है क्लियर नेजल ड्रेनेज। अब प्रोटीन वगैरह को असेस करेंगे, जिससे क्या पता लगेगा, कोई ना अगर यहाँ पे प्रोटीन मिला वहाँ पे CSF के साथ में, मतलब ग्लूकोज तो मिल गया, साथ में प्रोटीन भी मिल गया, तो ये क्या सजेस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। कोई डिजनरेटिव कोज भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, कोई पैथोलॉजी हो सकती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आपको जो यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है CSF की, तो वो भी देख लीजिए, 1.004 से 1.008 तक यहाँ पे जो है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सब आपको जो है मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। वहाँ पे अगर, तो मेनिंजाइटिस के अंदर हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, CSF के एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया मिलेगा या वायरस की वजह से मिल रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। बट यहाँ पे क्लियर नेजल ड्रेनेज है, कुछ यहाँ पे है नहीं, बस म्यूकस देखने को मिल सकता है। तो म्यूकस से अलग करना है आपको कि भाई उसमें CSF है कि नहीं है, तो ग्लूकोज को आप एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट MCQ अपना, A 22-year-old client suffered from his first tonic clonic seizure। टॉनिक क्लोनिक सीजर के बारे में मैंने आपको ESIC की क्लासेस के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया है, जो भी प्रीवियस कुछ 4-5 दिन की अपनी ESIC की क्लासेस है। तो 25-year-old क्लाइंट है जो क्या सफ़र कर रहा है टॉनिक क्लोनिक सीजर को। अपॉन अवेकिंग द क्लाइंट आस्क द नर्स व्हाट कॉज मी टू हैव ए सीजर। उसको ऐसा क्या हो रहा है या क्या कोज है सीजर होने का। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंक्लूड इन द प्राइमरी कॉज ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर इन एडल्ट मोर देन 20 ईयर्स। तो क्या यहाँ पे कौन सा प्राइमरी कोज रहेगा टॉनिक क्लोनिक सीजर का, अगर एडल्ट है मोर देन 20 ईयर की एज का है, तो प्राइमरी कोज क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होना, हेड ट्रॉमा होना, एपिलेप्सी होना, कंजेनाइटल डिफेक्ट का होना। तो देखिए टॉनिक में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो है स्टिफनेस बढ़ती है, ठीक है, बॉडी की टोन यहाँ पे जो है बढ़ जाती है। तो क्लोनिक फेज के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की फेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टंग बाइटिंग किस में होती है, टॉनिक फेज में या क्लोनिक फेज में, आंसर क्या रहेगा, क्लोनिक फेज में जो है टंग बाइटिंग होती है। तो ये होता है क्या, टॉनिक क्लोनिक सीजर के बारे में। इसके अलावा अलग अलग स्टेज होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं सीजर के, एब्सेंट सीजर हो गया, मायोक्लोनिक सीजर हो गया, अलग अलग टाइप होते हैं खूब सारे, ठीक है। तो देखो प्राइमरी कोज आपको बताना है कि प्राइमरी कोज क्या है टॉनिक क्लोनिक सीजर का, अपना आंसर क्या रहेगा, हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा इज द प्राइमरी कॉज ऑफ, यहाँ पे प्राइमरी कॉज ऑफ किसका, टॉनिक क्लोनिक सीजर का। इसमें क्या होगा, ब्रेन डैमेज होगा, सीजर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, इसके साथ में और क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी किसी ऐसे क्लाइंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बाकी इलेक्ट्रोड इम्बेलेंस, एपिलेप्सी, कंजेनिटल डिफेक्ट भी हो सकते हैं कोज, मगर आपको पूछा प्राइमरी कोज पूछा टॉनिक क्लोनिक सीजर का, आंसर इज हेड ट्रॉमा। एक होता है एटोनिक सीजर, उसमें क्या होता है, सडन लॉस हो जाती है मसल टोन, ठीक है, सडनली पेशेंट गिर गिर जाता है, वो होती है एटोनिक सीजर।
टॉनिक क्लोनिक को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रैंड मैल सीजर, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रैंड मैल सीजर। इसी के अंदर आपको एक पोजीशन देखने को मिलती है क्या, ओपिस्थोटोनस पोजीशन। इसमें देखने को मिलती है टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, what is the priority nursing assessment in the first 24 hour after admission of a client with thrombotic CVA? एक क्लाइंट को यहाँ पे सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, वो भी कौन से टाइप का, थ्रोम्बोटिक सीवीए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या रहेगा, फर्स्ट 24 आवर्स के एडमिशन के फर्स्ट 24 आवर के बाद में जो है यहाँ पे प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगा, प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को देखोगे, कोलेस्ट्रॉल को देखोगे, इकोकार्डियोग्राम को देखोगे, बॉवल साउंड को देखोगे। तो देखिए सीवीए है, ठीक है, और ये सीवीए जो है सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, अब ये क्या काफ़ी यहाँ पे क्रूशियल कंडीशन बन जाती है पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या अफेक्ट होता है, यहाँ पे जो है क्रेनियल नर्व्स भी जो है यहाँ पे पेशेंट में अफेक्ट हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। तो देखो आंसर अपना क्या रहेगा, वो रहेगा प्यूपिल साइज आपको असेस करनी है, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स आपको देखना है, ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, आफ्टर एडमिशन फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको क्या करना है, प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रेस्पॉन्स जो है हमें असेस करना है। तो देखो एमसीक्यू पूछा रहता है कि प्यूपिल रिएक्शन जो है या फिर प्यूपिल साइज का जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, रिएक्शंस। तो ये जो प्यूपिल रेस्पॉन्स है वो कौन इंडिकेट करता है, कौन देता है, किससे रेगुलेशन होता है, आंसर क्या रहेगा, ओक्यूलोमोटर नर्व। तो इससे क्या होगा, ओक्यूलोमोटर नर्व का असेसमेंट होगा, प्यूपिल रेस्पॉन्स देखोगे आप तो हमें पता लग जाएगा कि कंडीशन अभी कैसी है, कंडीशन यहाँ पे जो है और ज़्यादा वर्स हो रही है या फिर थोड़ा अच्छा हो रहा है। दूसरा, अगर फंक्शनिंग कर रही है प्रॉपर तरीके से ओक्यूलोमोटर नर्व, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो ब्रेन स्टीम है वो कैसा फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ। तो रेगुलेशन कौन कर रहा है, ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। अब ओक्यूलोमोटर नर्व को अगर अच्छे से फंक्शन कर रही है तो इससे ये भी आइडिया लगता है कि ब्रेन स्टीम जो है उसका भी जो है डिटर्मिनेशन यहाँ पे हो जाता है। और जो प्यूपिलरी रेस्पॉन्स है, तो ये कैसे डिटरमाइन होता है, तो जो प्यूपिलरी रेस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इससे भी ये भी पता लगा सकते हैं तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इससे जो है ये भी यहाँ पे पता लगेगा। तो एक होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अब रेस्पॉन्स साइज तो देखो हम यहाँ पे देख के कर सकते हैं, बट रेस्पॉन्स किससे देखोगे, रेस्पॉन्स का पता लगाते हैं अपन किससे, लाइट से, ठीक है। इक्वली रेस्पॉन्स कर रही है नहीं कर रही है प्यूपिल्स, तो अब लाइट से अगर आप रेस्पॉन्स का पता लगा रहे हो तो इसमें एक और नर्व काम आती है, कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो इन दोनों नर्व का पता लगेगा, क्रेनियल नर्व्स के बारे में स्टडी पता लग जाएगा भाई कैसी है कंडीशन, में कुछ सुधार है नहीं सुधार है, ठीक है, ये सब चीज़ें। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जो इमीडिएट यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिखना, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब देख सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम किसको असेस करेगा, हार्ट की रेट और रिदम को, तो यहाँ पे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है नहीं, सीवीए है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है, बॉवल साउंड भी यहाँ पे अननेसेसरी है, कोई एब्डोमेन सर्जरी वगैरह तो हुआ नहीं है कि बॉवल साउंड अपन यहाँ पे प्रायोरिटी लेके चलेंगे। तो हमें क्या करना है, हायर फंक्शंस को असेस करना है, फॉर एग्जांपल स्पीच को हम असेस कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है, और फेशियल वीकनेस को हम यहाँ पे देख सकते हैं, और प्यूपिल साइज एंड रिएक्टिविटी को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे टेस्ट हमें करने हैं जो हमें बताए किसका सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ पे, डिटोरिएशन को देख सकते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस कैसा है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे असेस करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को, हुआ क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फ्रॉम द हॉस्पिटल टू होम। नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट,
अगर किसी क्लाइंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन है और उसे जो है अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जा रहा है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाली है? प्रैक्टिस यूजिंग द मैकेनिकल एड्स दैट विल यू नीड व्हेन फ्यूचर डिसेबिलिटीज अराइज। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ ऐसे कुछ मैकेनिकल्स इक्विपमेंट्स को आपको यूज में लेना है जिससे आपकी जो है फ्यूचर एबिलिटीज, अगर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटीज कुछ हो तो आपको जो है उनका आप उपयोग आपको उनका उपयोग जो है आप यहाँ पे कर सकें, उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। फॉलो गुड हेल्थ हैबिट्स टू चेंज द कोर्स ऑफ द डिजीज। आपको जो है गुड हेल्थ हैबिट्स आपको अपनानी है लाइफ में, ताकि जो है वो डिजीज के कोर्स को यहाँ पे जो है ओवरकम कर सके। कीप एक्टिव, यूज स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजीज एंड अवॉइड फटीग। आपको जो है फटीग से दूर रहना है, एक्टिव रहना है, आपको स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजीज को आपको जो है एडप्ट करनी है। यू विल नीड टू एक्सेप्ट द नेसेसिटी फॉर ए क्वाइट एंड इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। तो क्या देखोगे इस कंडीशन में? तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन है। तो एज ए नर्स आप यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? होती क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? तो इसमें क्या होता है, आपकी ब्रेन के अंदर क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है। ठीक है, डीमाइलिनेशन होता है नर्व सेल के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिससे जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है? ये कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, पूछा गया एमसीक्यू है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। आंसर क्या रहेगा? सेल मीडिएटेड। इसे हम कौन सा टाइप मानेंगे? फोर्थ टाइप। तो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। कौन इसमें हेल्प करेगा होने में रिएक्शन? तो टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजेस, ये यहाँ पे क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो देखो टी सेल क्या करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को यहाँ पे क्रॉस करेगी। ठीक है, वो साइटोकाइंस को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। साइटोकाइंस क्या करेगी, ल्यूकोसाइट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसका डीमाइलिनेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। टी सेल, बी सेल के वक्त तो आप सभी ने पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो बी सेल क्या करेगी, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी जो माइलिन प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाएगी और को क्या कोज करवाएगी, डीमाइलिनेशन। मैक्रोफेज क्या करेगी, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है उसके ऊपर जाके अफेक्ट करेगी, उनको एनगल्फ कर लेगी, उनका फेगोसाइटोस कर लेगी। तो जब ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल नहीं रहेगी तो माइलिनेशन कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है टी सेल, बी सेल और मैक्रोफेज यहाँ पे स्पेशली अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहा, ऑटो इम्यून। इस डिजीज कंडीशन में एक स्टेज होती है रिलैप्सिंग की, दूसरी होती है रिमिटिंग स्टेज। दो टाइप की स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिलती है, वन इज रिलैप्सिंग, सेकंड इज रिमिटिंग। यहीं से एक आपको लास्ट नोट सेट के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है, लास्ट नोट सेट जो फर्स्ट वाला जो ईयर में फर्स्ट नोट सेट होता है उसके अंदर क्या पूछा था आपसे, एक ट्रायड पूछा गया था। कौन सा ट्रायड था वो? तो चारकोट ट्रायड के बारे में आपसे पूछा गया था। क्या होता है चारकोट ट्रायड? इसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर? एक तो क्लाइंट को क्या होता है, डिसआर्थरिया। सेकंड क्या होता है, नेस्टिगमस। थर्ड यहाँ पे क्या होगा, ट्रेमर्स। तो ये साइन देखने को मिलते हैं क्या चारकोट ट्रायड्स के अंदर? कहाँ पे देखने को मिलता है आपको चारकोट ट्रायड? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। पूर्ण नाम इसका क्या होता है, चारकोट्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड। ठीक है, चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड यहाँ पे इसका कंप्लीट नेम है। इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन आपको देखने को मिलेगा। क्या साइन है उसका, नाम क्या है इसका, हर्मिट साइन। तो हर्मिट साइन में क्या होता है, जब हम क्लाइंट की
नेक को बैंड करेंगे फॉरवर्ड रीजन के अंदर, तो क्लाइंट को क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होगा उसको। ठीक है, इस साइन को हम क्या कहेंगे, हर्मिट साइन। और ये जो शॉक है यहाँ पे केवल नेक रीजन में ना लगे, पूरा लिम्ब के अंदर जो यहाँ पे स्प्रेड होता है, आगे जाके पुअर कंसंट्रेशन होगा क्लाइंट में, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। ठीक है, सारे जो है यहाँ पे साइन सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर होंगे। अब देखिए, जब डीमाइलिनेशन होगा किसी एक जगह का, ठीक है, ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पे क्या बनेंगे, प्लेक्यू बनेंगे। तो प्लेक्यू का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और जिस रीजन के अंदर प्लेक्यू का फॉर्मेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई नर्व के पास में क्या हो गया, प्लेक्यू का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, मोटार पाथवे में प्लेक्यू बन गया तो क्या होगा, मसल वीकनेस होगा, स्पाज्म होगा। सेंसरी पाथवे में प्लेक्यू बन गया, क्या होगा, नंबनेस होगा। ठीक है, नीडल पैरास्थेसिस हो जाएगा यहाँ पे। ब्रेन स्टीम में यहाँ पे हो गया तो मूवमेंट वगैरह में प्रॉब्लम होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस रह जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। अब ये प्लेक्यू जो है, आप अगर इसकी एमआरआई करवाएंगे तो इसके डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगा। जब आप एमआरआई करोगे तो आपको एक साइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या नाम है इस साइन का, डॉसन साइन। ठीक है, यही प्लेक्यू आपको एमआरआई में देखने को मिलेंगे। कैसा इनका स्ट्रक्चर रहता है, तो यहाँ पर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी एमआरआई के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे, डॉसन साइन। कॉर्पस कैलोसम के पास में देखने को मिलता है, जो आपका स्लेटल सूचर रहता है, उसके सराउंडिंग जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है। इन्हें हम या तो आप कह सकते हो डायरेक्टली डॉजन साइन, या इनको डॉजन फिंगर्स भी हम यहाँ पे नाम से जा सकते हैं। अब सीएसएफ एनालिसिस करोगे स्टडी करने के लिए, तो क्या मिलेगा, एंटीबॉडीज मिलेगी वहाँ पे, ऑटो इम्यून है। मेडिकेशन क्या दोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन्फ्लामेशन को कम करना। ठीक है, ऑटो इम्यून को यहाँ पे सप्रेस करना। प्लाज्मा पेरिसिस, जो भी एंटीबॉडीज है उन्हें रिमूव करने के लिए प्लाज्मा पेरिसिस आप करवा सकते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर प्लाज्मा पेरिसिस क्यों करवाते हैं, ऐसा भी एमसीक्यू पूछा गया था। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करोगे कि जो एक तो गुलेनबर्ग सिंड्रोम हो गया या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, इनमें प्लाज्मा पेरिसिस क्यों करवाते हैं। मेरा एमसीक्यू सोल्व करवा रखा है पहले की क्लासेस में। आप सभी से मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो जरूर आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि प्लाज्मा पेरिसिस की नीड क्यों है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, चलो यहाँ पे अपना आंसर देखेंगे, क्या आंसर रहेगा आपका। तो क्या करना है, कीप एक्टिव, क्लाइंट को हमें रखना है कि आपको एक्टिव रहना है, आपको स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करना है, आपको खुद को फटिक नहीं होने देना है। ठीक है, तो रिलैप्सिंग रिमिटिंग स्टेज को नहीं आने देना है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये हो गया आपका क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज हमने 5 डिजीज अब तक पढ़ ली है पूरी। ठीक है, और ऐसे अगर आपने मेरा डेली वीडियो देखे हैं अब तक के, जो मैं लेते आ रहा हूँ डेली, तो इतने में जो है मैंने आपको आधा नर्सिंग का सिलेबस तो आराम से मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। और जहाँ से एमसीक्यू कहाँ से बनेगा, बस वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। कंप्लीट थ्योरी की क्लास तो मैं यहाँ पे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ आपको। कंप्लीट थ्योरी एकदम इन डेप्थ होती है, एक एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, आसानी से क्लास के अंदर ही समझ आता है सब कुछ। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे हमारे ऐप के ऊपर सब कुछ मिलेगा, वहाँ पे कंप्लीट थ्योरी जो है पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नर्स इज अवेयर द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन द अनकॉन्शियस क्लाइंट इज साइनोसिस, इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन, हाइपरटेंशन या फिर रेस्टलेसनेस। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वहाँ पर अर्ली इंडिकेशन क्या मिलेगा। अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन द अनकॉन्शियस क्लाइंट इज साइनोसिस, इंक्रीज रेस्पिरेशन, हाइपरटेंशन, रेस्टलेसनेस। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस अपना जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अब रेस्टलेसनेस कैसे, रेस्टलेसनेस देख सकते हैं अपन, तो अनकॉन्शियस क्लाइंट है,
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन्स रहते हैं उनके जो फंक्शंस है वो कैसे हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे जो क्लाइंट किस में चला जाएगा, रेस्टलेसनेस में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए अपना अर्ली इंडिकेटर क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो जो भी हमारे चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, ऑल बटन पे क्लिक करना है ताकि आपको जो क्या मिले, डेली क्लासेस का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, एमसीक्यू सेशंस का। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी कोई वैकेंसी आती है या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो आपको जो है वो भी सब मिलती जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन कर लेने से आपको जो है यहाँ पे फुल्ली जो है हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा यहाँ से। इसके अलावा जो है हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है SGPJ RML के लिए। तो वो आप हमारे यहाँ पे सपोर्टिव नंबर देख सकते हैं नीचे, तो वहाँ पे जाके आप जो है उसको एनरोल कर सकते हैं। सर को जो है इन नंबर पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप 24/7, जब भी आपका आप फ्री हो। ठीक है, आप आराम से जब बात कर सकते हैं उस टाइम पे आपको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जो है आंसर पे रिप्लाई किया जाएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आसानी से उसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।